हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नेम इज भाषा, व्याकरण, बोली तथा लिपि। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे भाषा की भाषा क्या होती है, भाषा के रूप, ठीक है, व्याकरण क्या होती है, व्याकरण का क्या लाभ होता है, और फिर भाषा और जो बोलियां होती है उनके बारे में जानेंगे, और लिपि क्या होती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। भाषा। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है भाष धातु से। ठीक है, और जो भाष का अर्थ होता है, संस्कृत की धातु है ये, इसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, तो भाष धातु का अर्थ होता है बोलना या कहना सुना। और भाषा में ध्वनियां सार्थक होती हैं। भाषा में जो ध्वनियां होती है, हमारे मुख से निकलने वाली जो ध्वनियां हैं, ये सार्थक होती हैं, मतलब इनका कोई ना कोई अर्थ होता है। तथा समाज में उन ध्वनियों का एक निश्चित अर्थ होता है। समाज में मतलब जिस समाज में हम रह रहे हैं, हमारे आसपास। ठीक है, तो इन ध्वनियों का एक निश्चित अर्थ होता है, मतलब जो भी ध्वनि निकल रही है ना, हमने उसका कोई ना कोई अर्थ मान लिया है जो पहले से चला आ रहा है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है, विचार जो हमारे अंदर बातें चलती रहती हैं। ठीक है, हमारे हाव भाव जो लिखने अथवा बोलने में प्रयोग में लाया जाता है। तो किसमें? या तो लिखने में या फिर बोलने में प्रयोग में लाया जाता है। क्या? जो हमारे मन के अंदर की बातें हैं, विचार हैं, उनके आदान प्रदान का साधन है क्या? भाषा। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट होता है कि भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा दो रूपों में पाई जाती है। किसमें? एक तो लिखने के लिए आया था, एक बोलने के लिए। ठीक है, अथवा व्याकरणिक दृष्टि से भाषा के दो रूप पाए जाते हैं। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से भाषा के दो रूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे सेकंड में भाषा के रूप, मतलब भाषा के प्रकार या भाषा के भेद कितने होते हैं। तो भाषा के रूप से तो 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अब देखिए मौखिक भाषा क्या होती है, जैसे मैं आपको अभी समझा रही हूँ। ठीक है, तो जैसे नेताजी सभा में भाषण दे रहे हैं, वो किसके थ्रू दे रहे हैं? तो वो मौखिक भाषा है। ठीक है, तो उसको हम सुनकर समझ रहे हैं। एक होती है लिखित भाषा, ठीक है, जो लिखा हुआ है, ये इसको पढ़ना, ये लिखित भाषा है। और सांकेतिक भाषा जहां पर हम ना ही तो बोलते हैं ना ही लिखते हैं, केवल संकेत करते हैं, जैसे शिक्षिका क्लास में मुंह पर उंगली रखकर बच्चों को शांत रहने का संकेत दे रही है, इस तरह से ये सांकेतिक भाषा हो गई है। ठीक है, जानेंगे यहाँ पर मौखिक भाषा की परिभाषा। तो हम मुंह से जो कुछ बोलते हैं वह सब मौखिक भाषा कहलाता है। इसे कथित भाषा भी कहते हैं। कथित क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको कहा जाता है। कथित मतलब जिसको कहा जाए। हम अपने दैनिक जीवन में, मतलब जो हमारा डेली लाइफ है, ठीक है, डेली जो हमारा दैनिक जीवन में अधिकांश, मतलब ज्यादातर रूप में मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मतलब जो हमारी दिनचर्या है ज्यादातर डेली की, उसमें हम क्या करते हैं? ज्यादातर मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। हर बात को हम किसी को लिख कर तो नहीं बताते। फिर जैसे नेताजी के द्वारा भाषण देना हो गया, या वाद विवाद करना आदि, इस प्रकार की। ठीक है, तो ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण है। लिखित भाषा क्या होती है? जब मौखिक भावों और विचारों को किसी कागज पर, स्लेट पर, पत्थर पर लिख दिया जाता है। ठीक है, जो हमारे मन के विचार हैं, भाव हैं, हम जो दूसरों को बताना चाहते हैं, उनको हमने किसी कागज पर लिख दिया, फिर किसी पत्थर पर, स्लेट पर, दीवार पर, कहीं पर भी लिख दिया। ठीक है, तो भाषा का यह रूप कौन सा हो जाएगा? लिखित भाषा हो जाएगा। और लिखित भाषा में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर बात की जा रही है ध्वनि चिन्ह, मतलब जो हम बोल रहे हैं, हमारे मुख से जो निकलने वाली ध्वनियां हैं, ये ध्वनियां वर्ण होती हैं। ठीक है, तो ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन वर्ण या उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण भी कहते हैं और अक्षर भी कहते हैं। वर्ण भी कह सकते हैं और अक्षर भी, जैसे ए, आ, क, ख, ग, हिंदी वर्णमाला होती है। जैसे समाचार पत्र। समाचार पत्र क्या है? कौन सा उदाहरण है? लिखित भाषा का उदाहरण है। पत्र लिखना भी लिखित भाषा का उदाहरण है। पुस्तकें, ये सब जो है लिखित भाषा का ही उदाहरण हो जाएंगी। ठीक है, इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है? लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। फिर आती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? जब हम शारीरिक हाव भाव या संकेतों द्वारा अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, मतलब हम बोल नहीं रहे होते हैं और लिख भी नहीं रहे होते हैं, क्या करते हैं? अपने हाव भाव के द्वारा, अपने मतलब संकेतों के द्वारा अपने जो बातें हैं, भाव हैं, उनको हम व्यक्त कर रहे होते हैं, दूसरों के सामने व्यक्त कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे गुस्से के भाव में हम क्या करते हैं? आंखें दिखाते हैं। जब गुस्सा हो जाते हैं तो हम आंखें दिखाते हैं। बधिर अर्थात बहरा। ठीक है, तो जो बहरे लोग होते हैं उनकी वार्तालाप, उसमें भी मतलब हम इशारों से उनको संकेत द्वारा समझाते हैं, उनकी बात को संकेत से ही समझते हैं। दांत पीसना। ठीक है, मारने को हाथ उठाना, बोला तो नहीं है और लिख के भी नहीं बता रहे कि हम तुम्हें मारने वाले हैं, तो हाथ को उठाकर हम बता रहे कि तुम्हें मारने वाले हैं। ठीक है, तो जहां पे संकेत बताए जा रहे हैं। यातायात नियंत्रण हेतु चौराहे पर तैनात यातायात पुलिस इसका उत्तम उदाहरण है। जैसे अभी जो ट्रैफिक पुलिस होती है, तो वो हैंड से ही बोलते नहीं है, वो इधर आओ तुम जाओ, वो क्या करते हैं? अपने हाथ से इशारे से ही, संकेतों के द्वारा ट्रैफिक को वो नियंत्रण करते हैं, उस पर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे मौखिक व लिखित भाषा में अंतर। ठीक है, तो मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर होता है? मौखिक रूप अस्थायी होता है। जो भाषा का ये मौखिक रूप होता है अस्थायी है। क्यों है? अभी देखेंगे।
क्योंकि बोलते ही बात समाप्त हो जाती है। अभी मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, ये बात यहीं पर समाप्त हो गई है, लेकिन जो लिखा हुआ है ना वो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो जो बोली हुई बात है वो बोलते ही समाप्त हो जाती है, उसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। जबकि लिखित भाषा जो होती है ना वो भाषा का स्थायी रूप होता है, जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों के भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे हमारे वेद पुराण हो गए हैं, ठीक है। अगर जो ऋषि मुनि उन बातों को सिर्फ कहते, लिखते नहीं, वेदों में लिखकर नहीं रखते, तो क्या आज हम उनको जान पाते? नहीं जान पाते। जैसे हमारे आगे अब ये कंटेंट है, ठीक है, जो ये लिखित सामग्री है, अब हमारे आगे ये लिखा हुआ है तो हम इसको जान पा रहे हैं, लेकिन जिसने भी ये लिखा था अगर वो केवल उसको अपने छात्रों को सिर्फ बोलकर बताते तो हम उसको समझते? आज नहीं समझते। तो बोला हुआ है एकदम समाप्त हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो लिखी हुई चीजें हैं वो कभी समाप्त नहीं होती। तो लिखित भाषा जो होती है ना, भाषा का स्थायी रूप है और मौखिक अस्थायी रूप है। भाषा का मौखिक रूप बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपने परिवार व आसपास के वातावरण से किसी न किसी प्रयास से आसानी से सीख जाता है, ठीक है। तो जैसे अपने परिवार में रहता है, समाज में एक दूसरे से, वातावरण से, मतलब वो आसानी से सीख जाता है मौखिक भाषा को। तो जबकि लिखित भाषा को सीखने के लिए प्रयास और प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रयास की भी करना पड़ता है उसको सीखने के लिए, लिखित भाषा को सीखने के लिए, ठीक है। प्रयास की और प्रयत्न की आवश्यकता होती है। और भाषा का यह रूप बच्चा प्राय विद्यालय में ही सीखता है। कौन सा? लिखित भाषा का जो सीखता है वो विद्यालय में ही सीखता है। मौखिक भाषा वो अपने परिवार से, अपने आसपास से, वातावरण से सीख जाता है। बोली क्या होती है? भाषा की बात हो चुकी है, तो बोली क्या होती है? बोली केवल बोलने या बातचीत करने के लिए प्रयोग की जाती है। जो बोली होती है केवल वो बातचीत करने के लिए प्रयोग की जाती है, लिखने के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। बोली में वह साहित्य की रचना होती है, ठीक है। जब साहित्य की रचना होती है बोली में, तो वह उपभाषा के रूप ले लेता है, ठीक है। वो भाषा नहीं रह जाती है। अगर हम बोली में कोई साहित्य लिखें तो भाषा नहीं रह जाएगी, उसको हम उपभाषा बोलेंगे, ठीक है। जैसे अवधी भाषा हो गई, ब्रज भाषा हो गई। सूरदास के द्वारा जो रचित सुरसागर है ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो भाषा नहीं उपभाषा बोलेंगे, ठीक है। जबकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किसमें की है? अवधी में की है। अब देखेंगे हम भाषा और बोली में अंतर, ठीक है। तो भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? दोनों देखने में सेम लगते हैं, भाषा और बोली, लेकिन इनमें भी अंतर है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा जो बोली जाती है ना वो मतलब विस्तृत होता है, इसका क्षेत्र संकुचित नहीं होता है। दूर दूर अलग अलग राज्यों में बोली जाने वाली, और मतलब पूरा ही उसका जो क्षेत्र होता है विस्तृत होता है, बड़े ही पैमाने पर बोली जाती है भाषा। जबकि बोली का जो क्षेत्र होता है कैसा होता है? संकुचित होता है, मतलब छोटा होता है। अब देखिए बोली का क्या होता है, एक स्थान पर तो कोई और बोली बोली जा रही है, आप आपके रिलेटिव्स में, रिलेशन में देखेंगे आपके यहाँ पर एक ही चीज को हम किस तरह से बोल रहे हैं, और आप आपके रिलेशन में देखेंगे, आपके मामा जी के, बुआ जी के यहाँ पर देखेंगे उसी सेम चीज को वो किस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो यही बोली है कि हमारे यहाँ पर इस तरह की बोली है, लेकिन हमारे जो कहीं और रिश्तेदार हैं उनके वहां पे उसी चीज को किसी और तरह से बोला जाता है। तो जो बोली होती है ना, अलग अलग क्षेत्र पे, अलग अलग स्थान पे चेंज हो जाती है, ठीक है। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, मतलब थोड़े से ही जहां पे वो क्षेत्र है उसी के अंतर्गत वो बोली जाएगी, उससे बाहर नहीं बोली जाएगी। भाषा में साहित्य की रचना होती है, जो साहित्य जितनी भी रचनाएं होती है भाषा में होती है, जबकि बोली केवल उच्चारण, मौखिक रूप में बोलने तक ही सीमित रहती है, ठीक है। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है, जबकि बोली का किसी क्षेत्र विशेष की सामान्य व्यवहार की भाषा में ही प्रयोग होगा, सब जगह उसका प्रयोग नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी हम ये भाषा पढ़ रहे हैं, इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बोली के जो शब्द हैं जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है, जबकि बोली में व्याकरण का कोई स्थान ही नहीं होता है। तो जो व्याकरण का कहाँ पर पालन किया जाएगा? व्याकरण के नियमों का केवल भाषा में, बोली पर कोई इसका नियंत्रण नहीं है, ठीक है। तो बोली गौण है ना, गौण मतलब गुप्त है। और जबकि भाषा विस्तृत है, बड़ी है, और बोली भाषा का ही अंग होती तो भाषा का ही अंग है। भाषा में बोली के शब्द बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे लिपि क्या होती है। तो भाषा और हो चुकी है, बोली भी हो चुकी है, लेकिन इसे कैसे बनी है, वर्ण कहाँ से आए, ठीक है। तो देखेंगे लिपि, मौलिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए निश्चित किए गए वर्णों के चिन्हों को लिपि कहते हैं, ठीक है। तो जो कुछ चिन्ह होता है, हमारी भाषा है उसको जो हम लिखना है, हमें उस भाषा को जो हम बोल रहे हैं लिखना है, कैसे लिखेंगे? उसको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो अधिकांश साहित्यों की भाषा की लिपि अलग अलग होती है, सभी साहित्यों की अपनी अलग अलग लिपि होती है, मतलब किसी को किस भाषा में लिखा गया है, किसी को किस भाषा में लिखा गया है, तो उनकी लिपि भी अलग होगी, ठीक है। जबकि कुछ की लिपि क्या होती है, एक ही होती है। जैसे हिंदी संस्कृत की जो लिपि होती है ना वो देवनागरी है, मतलब उसके जो अक्षर है ना वर्णमाला के ही है, ए आ ई ये वाले। अंग्रेजी साहित्य की लिपि रोमन होती है, A to Z जो 26 लेटर्स होते हैं। पंजाबी की गुरमुखी होती है, एड़ा उड़ी इस तरह की उनकी वर्णमाला होती है, जबकि उर्दू फारसी में लिखी जाती है, ठीक है। और देवनागरी की लिपि की विशेषता क्या है? जो हिंदी भाषा है, देवनागरी लिपि हिंदी की, ठीक है,
तो उसकी विशेषताएं क्या है? देवनागरी लिपि विश्व की एकमात्र क्या है? एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है, ठीक है, मतलब कि इसमें कोई दोष नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है, केवल अगर हमारे मुख से जो एक ध्वनि निकल रही है ना उसके लिए हम एक चिन्ह बनाएंगे, ठीक है। और यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। बाएं से दाएं का मतलब है जैसे आपके लेफ्ट से राइट की साइड, जैसे ए आ हम इस तरह से इधर से लिखते हैं, लेफ्ट के राइट की साइड चलती है, ठीक है। तो विश्व की अधिकांश लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि और फारसी लिपि की तो दाएं से बाएं की ओर ही लिखी जाती है। फारसी जो उर्दू होती है, ठीक है, वो उल्टी लिखी जाती है, इधर से राइट से लेफ्ट की साइड जाती है। तो फिर मातृभाषा की बात करेंगे अब हम यहाँ पर कि जब कोई बच्चा परिवार में जन्म लेता है, ठीक है, जब कोई बच्चा परिवार में जन्म लेता है तब वह अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों से आपस में बातचीत करते हैं, रहते हैं, सुनते भी हैं उन बातों को, ठीक है। तो अपने बड़ों का अनुकरण करना मतलब उनकी कॉपी करना, अनुकरण मतलब कॉपी करना, ठीक है, उनके करके स्वाभाविक रूप से और अनायास उस भाषा को बोलना सीख लेता है। तो कहने का मतलब ये है जब हम बच्चा अपने परिवार में है तो उसके परिवार वाले जैसे भाषा को, जिस वर्ड्स को यूज करेंगे वो उसी की कॉपी करेगा, उसी को समझेगा कि यहाँ पर मेरी माता ने इसको चम्मच कहकर बुलाया, तो उस बच्चा उसको चम्मच बोलेगा। मतलब जो भी हम कहकर बोलेंगे जिस चीज को, बच्चा उसका अनुकरण करके मतलब बहुत ही इजीली उस भाषा को सीख लेता है। तो वही मातृभाषा है, जो बच्चा अपने माँ से, अपने परिवार से सीखता है, ठीक है, वही मातृभाषा है। अब देखेंगे विदेश में रहने वाला और विदेशी भाषा बोलने पर भी, जो विदेश में रहने वाले हैं और विदेशी भाषा बोलने पर भी जब वह अपनी मातृभाषा बोलने वालों से मिलता है तो उन्हें देखते ही वह प्रसन्न हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो जन्मा तो यहीं पर है, यहीं पर उसने सीखी भी है अपनी मातृभाषा, लेकिन वो कहीं विदेश में जाके रहने लगा, ठीक है, अब वो विदेशी भाषा बोलता है, लेकिन जब वो देखता है कि अपनी जैसी, अपनी मातृभाषा के जैसे बोलने वाले को देखता है तो वो खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये तो मतलब मेरी ही मातृभाषा है, क्योंकि उसने सबसे पहले क्या सीखा? अपने परिवार से वो भाषा सीखी, और जो उसको सेम वैसे ही भाषा बोलने वाला कोई मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है, ठीक है, उनसे अपने मन की बात करने को व्यग्र हो उठता है, और मातृभाषा का प्रयोग करते समय हम सहज, आत्मीय और अनौपचारिक बन जाते हैं, ठीक है, औपचारिक नहीं रह जाते, अनौपचारिक बन जाते हैं। चलिए राष्ट्रभाषा देखेंगे। तो पूरा राष्ट्र जिस भाषा को बोल चाल और व्यवहार के रूप में प्रयोग करता है ना, उसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक क्रांतिकारी आंदोलनों का माध्यम बन जाती है। लोग अपनी अपनी मातृभाषाएं बोलते हुए भी अपने विचारों को प्रचार प्रसार तथा राष्ट्र के अधिकतम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और उनके विचार जानने के लिए, ठीक है, राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ। 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी बनाया जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखेंगे हम राजभाषा क्या है, ठीक है, राष्ट्रभाषा हो गई है राजभाषा। किसी देश की सरकार अपना दैनिक कामकाज, ठीक है, जो हमारे सरकारी जितने भी कामकाज होते हैं उनकी बात की जा रही है, और सामान्य प्रशासन चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे उस देश की राजभाषा कहा जाता है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। भारत में राजभाषा के रूप में जिस हिंदी को अपनाया गया है, ठीक है, भारत में मतलब राजभाषा के रूप में जिस भाषा को अपनाया गया वह हिंदी खड़ी बोली है, ठीक है, और इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। संस्कृत के तत्सम शब्द, ठीक है, तत्सम वही होता है मतलब जो सब संस्कृत के हैं अपने मूल रूप में वैसे के वैसे ही आज यूज हो रहे हैं, चेंज नहीं हुआ है। उसे हिंदी की भाषा का मानक स्वरूप माना जाता है, और अखबारों, पत्र पत्रिका, दूरदर्शन, रेडियो और साहित्य के अतिरिक्त शिक्षित जन भी आपसी बातचीत में इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे व्याकरण क्या है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। व्याकरण के द्वारा ही हम जानेंगे कि वो भाषा शुद्ध है नहीं है, उसको लिखना भी जानेंगे, पढ़ना भी जानेंगे। भाषा की ध्वनियों, जो भाषा की ध्वनियां हैं, ठीक है, शब्द, पद, वाक्य रचना, सबके अलग अलग विषय होते हैं, ठीक है, वाक्य रचना का सबका अपना अलग अलग विषय होता है। किसी भाषा के सब नियमों को एकत्र करके उनको पाठकों को समझाना तथा भाषा का मानक रूप स्थापित करना व्याकरण का कार्य कहलाता है। व्याकरण का कार्य बताया गया क्या क्या? किसी भाषा के सब नियमों को जो एकत्र करके उनके पाठकों को समझाना, भाषा का मानक रूप स्थापित करना, ये सब व्याकरण के कार्य होते हैं। अतः किसी भाषा की नियमावली को उस भाषा की
व्याकरण कहा जाता है। मतलब किसी भाषा जो नियमावली होगी ना, किसी भी भाषा की जिसमें नियम बताए गए होंगे, वही उस भाषा की व्याकरण होगी। व्याकरण के अंग देखेंगे यहाँ पर। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले वर्ण का विचार किया जाता है। वर्ण मतलब अक्षर, ठीक है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फिर वर्णों के मेल से शब्द बनता है, क्योंकि तो फिर शब्द विचार किया जाएगा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कैसे बनता है, कौन सा शब्द ठीक होता है, कौन सा सार्थक है, कौन सा निरर्थक है। अब शब्दों के मेल से क्योंकि वाक्य बनता है, और कैसे शब्दों के मेल से? सार्थक शब्दों के मेल से, ठीक है। तो वाक्य में विचार करेंगे कि वाक्य में, चलिए फर्स्ट है वर्ण विचार। शब्द की रचना वर्ण से होती है। शब्द की रचना किससे होती है? वर्णों के मेल से होती है, ठीक है। तो वर्ण विचार में वर्णों के आकार, मतलब किस तरह का वो बनाया गया है, उच्चारण मतलब उसको किस तरह से बोला जाएगा, इनके मेल से शब्द बनने का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? वर्ण विचार के। अब शब्द की बात आती है, तो शब्द क्या है? प्रत्येक भाषा का अपना शब्द भंडार होता है। मतलब सभी के बहुत सारे अनेक शब्द होते हैं, सभी चीजों के लिए एक शब्द है। तो यह शब्द भंडार कई तत्वों से बनता है। भाषा अपनी आवश्यकता के अनुसार नए नए शब्दों का निर्माण करती रहती है। जरूरी नहीं है कि जो शब्द पहले बना के रख दिए गए हैं, जो निश्चित कर दिए गए हैं, वही रहेंगे। नहीं, भाषा विकसित होती रहती है, आज भी विकसित हो रही है, ठीक है। तो शब्द भी चेंज होते रहते हैं थोड़े थोड़े। तो अन्य भाषाओं तथा बोलियों से भी शब्द ग्रहण करती रहती है। तो जो भाषा होती है ना, मतलब जरूरी नहीं है किसी एक चीज से, वो भाषा जो होती है मतलब अन्य बोलियों से भी और शब्द ग्रहण करते रहते हैं। इस विभाग में शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन, अर्थ का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम वाक्य विचार। भाषा में वाक्य की एक निश्चित बनावट होती है, ठीक है। वाक्य की अपनी एक निश्चित बनावट होती है। इस विभाग में वाक्य के गठन, किस प्रकार से वाक्य बनाया गया है, ठीक है, वाक्य के भेद, उस वाक्य में क्या भेद है, ठीक है, और आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो देखेंगे इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स। भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। अभिव्यक्त करना मतलब उनको जो अपने हमारे विचार है उनकी अभिव्यक्ति, उनको व्यक्त करना, ठीक है। वेदों और उपनिषदों की भाषा संस्कृत है। जो वेद और उपनिषद है हमारे पुराने, इनकी भाषा क्या है? संस्कृत है। और हिंदी का उद्गम भी संस्कृत से हुआ है। देखिए जो हिंदी भाषा बनी है वो कहाँ से निकली है? संस्कृत भाषा से ही निकली है। ज्यादातर जो सभी भाषाएं, संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, ठीक है। तो व्याकरण भाषा का मानक रूप स्थापित करता है। व्याकरण क्या करता है? क्या लाभ है? भाषा का मानक रूप स्थापित करता है। लिखित भाषा द्वारा ज्ञान का भंडार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। हाँ जी, तो जो लिखित भाषा है वह स्थायी भाषा है, ठीक है। उपभाषा बोली की अपेक्षा विस्तृत होती है। उपभाषा जो होती है बोली की अपेक्षा विस्तृत होती है। जब किसी बोली में साहित्य रचना की जाने लगती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। और हिंदी हमारी कैसी भाषा है? राजभाषा है। हिंदी, संस्कृत तथा मराठी की जो लिपि है वो देवनागरी है। इन तीनों भाषाओं की, उर्दू की फारसी लिपि है, और अंग्रेजी की रोमन है, और पंजाबी की लिपि हो जाएगी गुरमुखी, ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।